नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। अपने जमाने का बड़ा चर्चित गाना होगा, मुझे यकीन है आपने सुना होगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, कौवा मोती खाएगा। और आज के दौर में वास्तव में कौवा मोती खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र आते हैं और कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, एक भी भ्रष्टाचारी जेल के बाहर नहीं रहेगा। ये जो 70,000 करोड़ के आरोपी हैं, ये जेल की सीखों के पीछे होंगे। इशारा था पवार साहब की तरफ, अजीत पवार की तरफ। 24 घंटे नहीं बीते कि जेल की कुर्सी की जगह वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए। एक बड़ी सी वॉशिंग मशीन रख दी गई है जिसका नाम लिखा है भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन। आपको उस मशीन के अंदर डुबकी लगानी है, निकल के आएंगे तो एकदम नीट एंड क्लीन चमकते हुए। एक साहब थे, नेता थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनके घोटालों की, उनके करप्शन की किताब निकाल डाली। वो वॉशिंग मशीन में कूद गए, और कूद गए तो वो असम के मुख्यमंत्री बन गए। एक लंबी फेहरिस्त है, अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो घंटों लग जाएंगे। लेकिन फिर एक और बात होती है। 100 करोड़ की रिश्वत शराब नीति में ली गई। डोभाल जैसे आदमी जिनके लिए कहा जाता है वो समुद्र से सुई निकाल लाएंगे, वो 100 करोड़ कहाँ आए, किधर गए, आज तक नहीं पता। चवन्नी नहीं मिली। 100 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं है। वो हैदराबाद से चली, वो दिल्ली आई, दिल्ली से गोवा इलेक्शन में पहुंच गई, लेकिन रकम के 100 रुपए भी नहीं मिले। ईडी सीबीआई हजारों जगह छापे, रकम के रुपए नहीं मिले। लेकिन ईडी जो साहब की पक्की कार्यकर्ता है, उसको अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना था तो भेज दिया। लेकिन उसके बाद आए सर्वे ने हवा खराब कर दी। सर्वे ने बताया, एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे ने बताया कि 52% लोगों की सहानुभूति केजरीवाल की तरफ बढ़ गई। मतलब दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का डिब्बा कहीं गोल ना हो जाए इस कदम से। और साहब का ये जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो भ्रष्टाचार का ये डिब्बा खुला है, पूरी दुनिया में नाक नीची हो गई है। इस शराब कांड में जो गवाह बनाए हैं, पहले ईडी उसको रेड करती है, उसको गिरफ्तार करती है, लेकिन वो कहता है मेरी पीठ में दर्द है। उसको जमानत मिल जाती है, वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड करोड़ों के खरीदता है और भारतीय जनता पार्टी को दे देता है, और इसका गवाह बन जाता है। उसकी गवाही पे केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं। क्या क्या पिक्चर की स्क्रिप्ट है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि संघ कहां है। जो राजनीतिक शुचिता की बात करता था, वो कहता था कि समाज में ईमानदारी आएगी, हम ईमानदारी का वातावरण करेंगे, वो आरएसएस कहां है। वो प्रधानमंत्री, वो साहेब जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, संसद की चौखट को चूमते थे और कहते थे ये मेरा पवित्र मंदिर है। उस मंदिर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का भ्रष्टाचार का डिब्बा खुला है, उसे साबित कर दिया कि ये आजादी के बाद का ये सबसे बड़ा घोटाला है। जिस दिन चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पे सारी लिस्ट डाली, उसी दिन केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, जिससे गोदी मीडिया के चैनल और सोशल मीडिया पे उस बॉन्ड की बातें ना हो। तो क्या अब संघ प्रमुख की हैसियत बहुत कम हो गई है। मैंने बात करी देश के जाने माने पत्रकार अभय दुबे जी से। तमाम टीवी चैनलों पे आप उनको देखते रहते हैं, कई किताबें लिखी हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, दुनिया सम्मान करती है। उनका कहना है कि संघ प्रमुख की हालत तो अब अमित शाह से भी नीचे पहुंच गई है। संघ को इतना पैसा मिल गया है कि संघ अब नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक है, और संघ प्रमुख यानी मोहन भागवत की हैसियत अमित शाह से भी नीचे हो गई है। क्या क्या बातें की गई हैं आज उनसे, बहुत शानदार बातचीत हुई है। सुनिएगा पूरा वीडियो जरूर। उससे पहले चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। एक पिक्चर मैंने देखी थी जिसमें कत्ल हुआ था, लेकिन पूरी पिक्चर चली गई और फिर लास्ट तक लाश बरामद नहीं हुई, तो पता ही नहीं चल पाया कत्ल हुआ या नहीं हुआ। 100 करोड़ की रिश्वत, 100 करोड़ की रिश्वत। मैंने तो आज दिन में भी शो में कहा कि जिसके पास डोभाल जैसा जासूस हो, जासूस मैं इसलिए कर रहा हूँ कि डोभाल साहब के लिए कहते हैं अमेरिका हो, चीन हो, और समुद्र से भी सुई खोज के ले आते हैं, लेकिन वो 100 करोड़ कहाँ गए पता नहीं। एक लीक पे बनी बनाई लीक पे 100 करोड़, 100 करोड़, और केजरीवाल गिरफ्तार। लोग कहते हैं जिस दिन उसने विधानसभा में चौथी पास राजा की कहानी सुनाई थी, असल में अपनी गिरफ्तारी की पटकथा उस दिन लिख दी थी। और ये कोई पहली बार नहीं है। लोग कह रहे हैं कि तानाशाह ऐसे ही करते हैं। क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी संकेत है ये तेजस्वी के लिए, अखिलेश के लिए, या बाकी नेताओं के लिए, और क्या इससे आम आदमी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान। देखिए, आपने जो सबसे आखिर में सवाल पूछा है, मैं वहां से उसके जवाब से शुरू करूंगा। अभी जब हम और आप बात कर रहे हैं, उस वक्त एबीपी चैनल पर एक क्विक सर्वे चल रहा है, एक एक तुरंत सर्वे चल रहा है उसमें
और उस सर्वे में जो सी वोटर ने किया है एबीपी चैनल के लिए, और उसमें कई सवाल पूछे गए हैं। वो सवाल दिलचस्प है, मैं चाहता हूं कि वो 4 PM पे भी सवाल आए। वो तो एक सवाल ये पूछा गया है कि क्या इस गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी के पक्ष में कोई हमदर्दी पैदा होगी वोटरों के बीच में। तो 52% जवाब देने वाले कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में इससे हमदर्दी पैदा होगी। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है, क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा इससे या फायदा होगा। तो 48% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान होगा, ये जो हुआ है। तो अब इसी तरीके से उस और भी कई सवाल हैं, और लगभग हर सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में झुका हुआ है। इससे सीधा एक संकेत, हर सर्वे एक संकेत तो देता ही है। संकेत इससे स्पष्ट रूप से ये मिलता है कि ये अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को सांसद में डाल लिया है। एक सवाल ये पूछा गया कि पंजाब में क्या आम आदमी पार्टी को हमदर्दी प्राप्त होगी, तो उसने कहा हाँ, पंजाब में आम आदमी पार्टी को इससे बहुत लाभ होगा। तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी को कोई राजनीतिक नुकसान होने वाला है। देखिए, ये मुख्य तौर पर राजनीतिक लड़ाई है जो कि कानून के औजारों के सहारे लड़ी जा रही है। और अरविंद केजरीवाल को पहले से पता था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, इसीलिए उन्होंने पूरी पेशबंदी कर रखी थी। उन्होंने जनता के बीच में एक सर्वेक्षण, एक जनमत संग्रह कराया था, जिस जनमत संग्रह उन्होंने पूछा था हमें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए या जेल में रह के सरकार चलानी चाहिए। उस जनमत संग्रह का उन्हें परिणाम ये मिला। उस जनमत संग्रह कहता है कि आपको जेल में रह के सरकार चलानी चाहिए, आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। उन्होंने विधानसभा से विश्वास मत प्राप्त कर लिया। एक बार विश्वास मत प्राप्त कर लेती है, फिर 6 महीने तक आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। उनकी जो दूसरी रैंक एंड फाइल के नेता हैं, जैसे आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, कैलाश गहलोत हैं, ये सब लोगों को पता है कि अब उन्हें क्या करना है। भगवंत मान सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जब जेल जाएंगे और जेल से सरकार चलाएंगे तो उन्हें क्या करना है, सबको ही मालूम है। अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से पूछा गया, क्या ये मजाक बना रखा है आपने, जेल से कैसे सरकार चलाएंगे। उन्होंने कहा हम बिल्कुल चला लेंगे सरकार जेल से, कानून हमें सरकार चलाने से रोकता नहीं है। कि फाइलों पर दस्तखत कैसे करेंगे। उन्होंने कहा हर चीज पे होते हैं साइन। जब संजय सिंह को अपने PMLA फंड से अपने फंड से लोगों को पैसा रिलीज करना पड़ता है तो हम अदालत की परमिशन लेते हैं और हम उस पर दस्तखत करते हैं। यानी इन तमाम बातों के बारे में आम आदमी पार्टी ने सोच रखा है, योजना बना रखी है। और दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो ये है कि ये फैसला करना कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे, भले ही हमारे ऊपर कोई भी विपरीत टीका टिप्पणी करता रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को सांसद में डालने वाली रणनीति है। ये कैसे सांसद में डालेंगे रणनीति कि जब वो जेल से सरकार चलाएंगे, या तो भाजपा उन्हें जेल से सरकार चलाने देगी। अच्छा, अगर भाजपा उन्हें जेल से सरकार नहीं चलाने देगी तो भाजपा क्या करेगी। भाजपा लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए एक रिपोर्ट मंगवाएगी गृह मंत्रालय को। उस रिपोर्ट के आधार पर कि यहाँ पर शासन प्रशासन का काम ठीक से नहीं चल पा रहा है, यानी पूरा जो प्रशासन है वो ब्रेकडाउन हो गया है उसके अंदर, इसके आधार पर भाजपा गृह मंत्रालय 2 कदम उठा सकता है। पहला ये हो सकता है कि वो दिल्ली विधानसभा को सस्पेंड कर सकता है, दिल्ली विधानसभा को निलंबित कर सकता है। दूसरा कदम ये उठा सकता है कि विधानसभा को भंग कर सकता है। दोनों ही स्थितियों में लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में पूरा का पूरा शासन चला जाएगा और उसके बाद से ये सरकार भाजपा की सरकार मानी जाएगी। यानी अगले साल 2025 फरवरी तक, जबकि नए चुनाव होने वाले होंगे विधानसभा के, तब तक अगले 11 महीने में, अगले 10.5-11 महीने में दिल्ली के उपराज्यपाल ही दिल्ली की सरकार होंगे, वही सरकार चलाएंगे। और इस बीच में किया गया कोई किसी भी काम की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की नहीं होगी। आपको याद है 2015 में क्या हुआ था, जब 2013 में पहली बार अरविंद केजरीवाल की अल्पमत की सरकार बनी, इसको कांग्रेस का समर्थन था, जो कुछ ही दिनों के बाद गिर गई। उसके बाद में जो विधानसभा थी उसको सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल दिया गया। यानी वो विधानसभा थी लेकिन निलंबित थी, और उपराज्यपाल के जरिए भाजपा के हाथ में शासन आ गया। भाजपा ही सब जगह शासन चलाने लगे। वो उपराज्यपाल के पास जाते थे, जो चाहते उनसे काम करवाते थे।
दिल्ली की जनता में ये फैल गया धीरे धीरे कि भारतीय जनता पार्टी ही शासन चला रही। इसका पूरा फायदा अरविंद केजरीवाल को मिला। उन्होंने जमकर भाजपा के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका इस्तेमाल किया और 2015 के चुनाव में भाजपा की 3 सीटें रह गई केवल विधानसभा। तो भाजपा के सामने लगातार भाजपा के नेता जो होते थे वो परेशान रहते थे कि भाई ये हमारा आलाकमान क्या कर रहा है। भाजपा तय नहीं कर पा रही थी कि अपनी सरकार बनाए या ना बनाए। भाजपा अपनी सरकार तो बना नहीं सकती, उसके तो केवल 8 लोग हैं या 7 लोग हैं भाजपा के, वो तो अपनी सरकार बना नहीं सकती। सरकार रहेगी अगर चुनी हुई तो वो आम आदमी पार्टी की ही रहेगी। जब आप विधानसभा को सरकार को बर्खास्त कर देंगे और विधानसभा को या तो निलंबित कर देंगे या उसको भंग कर देंगे तो वो सरकार व्यवहारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो जाएगी। लेकिन वो एक ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी। और ऐसी सरकारों का हमेशा ही जो पार्टी जिम्मेदार मानी जाती है उसको नुकसान होता है। इसीलिए भाजपा हमेशा सांसद में रहती है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाना शुरू करेंगे, गेंद भाजपा के पाले में चली जाएगी और फिर भारतीय जनता पार्टी की दुविधा शुरू होगी, वही दुविधा जिसने 2015 में भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक प्राण ले लिए थे। देखिए, ये आपने गिरफ्तारी कर ली, आप लगातार कह रहे हैं कि जो भ्रष्ट है वो जेल जाएगा, ये सब आप बोल रहे हैं, आपके प्रवक्ता लोग बोल रहे हैं, ये सब बहुत आसान बात। कठिन बात तो अब शुरू होने वाली है, जिसकी तैयारी आम आदमी पार्टी ने पहले से करके रख छोड़ी थी। क्या आप समझते हैं आम आदमी पार्टी को नहीं पता था कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए जाएंगे? बिल्कुल पता था। गिरफ्तार करके यहाँ पे लाया गया हैदराबाद से, उसी वक्त तय हो गया था कि अब इस गिरफ्तारी के बाद अगला नंबर ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल का लगाएगी। ठीक बात है, बिल्कुल बात। ये सब ये आम आदमी पार्टी जो कुछ कर रही है वो सब एक पहले से तयशुदा योजना के मुताबिक है। लेकिन एक बात और भी है, इसमें एक पेच ये फंस रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में वो चीफ जस्टिस नहीं है जिनको बाद में राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली जाए, मतलब अपने मन मुताबिक फैसले कर लिए जाए। मैंने आज ये पॉइंट अपने अधिवक्ता हैं मोहम्मद हैदर उनसे पूछा, तो बोले किस आधार पे आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जेल में रह के मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला सकता। एक फाइल जाएगी, अनुमति से साइन करेगा, या फिर अगर ये स्थिति बनने को होगी तो वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना देगा। तो इतना आसान नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है संविधान की जो दिल्ली में भंग हो रही हो। बल्कि दिल्ली के मेरी टीम के लोग हैं, शाइन वगैरह रिपोर्टर, उन्होंने सर्वे किया तो जनता तो केजरीवाल के पक्ष में नजर आ रही है। वही बता रहा हूं, 52% लोग ये वोटर का सर्वे भी यही कह रहा है। तो अब तो ये एक जिंदा सांप लटका लिया भारतीय जनता पार्टी ने अपने गले में। और अरविंद केजरीवाल की तो लॉटरी मुझे निकलती हुई लग रही है। 7 लोकसभाएं हैं दिल्ली के अंदर। अभय जी, अगर ये सहानुभूति का रेशो ये बढ़ गया, जैसे आप कई बार बात करते हैं कि वो 15% वोटर होता है जो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, तय करता है, उन 15% लोगों के मन में भी ये बात तो जा ही रही होगी ना, ये तो गुंडागर्दी है। एक मुख्यमंत्री झारखंड का जेल में, दूसरा मुख्यमंत्री जेल में, और आपके सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में। आप महाराष्ट्र में कह रहे हो ये मोदी की गारंटी है, 24 घंटे बाद 70,000 करोड़ के आरोपी को डिप्टी सीएम बना दे रहे हो। यानी जितने, अब तो कल से एक संगम गुप्ता ने एक सम्मान किया, वो बीजेपी के गमछा डाला हुआ है, वो टेरर फंडिंग के आरोप में अभी जेल से निकल के आया है। चिन्मयानंद से लेके कुलदीप सेंगर तक एक लंबी लिस्ट है। और उसके बाद में आपके भ्रष्टाचारी गले में, और जो विरोध कर रहा है चुने हुए मुख्यमंत्री जेल में। तो वो जो 15% वोटर जिसकी आप जिक्र करते हैं, क्या उसके मन में ये बात चली जाएगी और गई तो उसके क्या खतरनाक नतीजे हो सकते हैं? देखिए, वो 15% वोटर दिल्ली का जो विधानसभा के संदर्भ में वोटर है वो तो पहले से ही आम आदमी पार्टी की तरफ झुका हुआ है। अब वो लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की तरफ झुक सकता है, यानी आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से जो गठजोड़ है उसके पक्ष में झुक सकता है। इस घटना ने वो स्थिति पैदा कर दी। अब मैं आपको एक और बात कहूंगा, ईडी इस वक्त पीएमएलए कोर्ट में जो राउज एवेन्यू पे है 10 दिन का रिमांड मांग रही है। अभी तक फैसला नहीं आया अदालत का। नहीं, रिमांड हो गया 10 दिन का रिमांड दे दिया गया। नहीं, अभी रिमांड हो गया। अच्छा, हो सकता है 1-2 मिनट पहले फैसला हुआ होगा। 10 दिन उसमें रिमांड देने में उसने तर्क ये दिया था कि हमें अभी बहुत सा काम करना है, हमें अभी मनी ट्रेल पता लगानी है। अच्छा, यही तर्क 1 साल से मनीष सिसोदिया के लिए दिया जा रहा है कि मनी ट्रेल का पता लगाना है। मनी ट्रेल का आज तक पता नहीं लगा। जो पीएमएलए के प्रावधान है उसमें केंद्रीय प्रावधान है, सबसे बुनियादी प्रावधान है कि मनी ट्रेल होनी चाहिए।
अगर मनी ट्रेल नहीं है तो पीएमएलए ठीक से लागू नहीं होता। अच्छा, अब मनी ट्रेल का आप कैसे पता लगाएंगे? एक मनी ट्रेल तो आम आदमी पार्टी के लोग बता रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आम आदमी पार्टी वालों ने खुद ही एक मनी ट्रेल बताई है। एक कंपनी है अरविंद फार्मा। हाँ, उसके डायरेक्टर है शरद रेड्डी। अच्छा, उन्होंने उनको ईडी ने उनके ऊपर छापा मारा यही शराब घोटाले के दौरान। उन्होंने गिरफ्तारी हुई उनकी, और वो उन्होंने सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए, तो केवल बैक पेन, उनकी पीठ में दर्द है, इस आधार पे उन्हें जमानत मिल गई। पीएमएलए में बैक पेन होने के आधार पे उनको जमानत मिल गई। उसके बाद उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने शुरू किए, और बड़े पैमाने पर इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिए गए। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में वो इलेक्टोरल बॉन्ड आए, वैसे ही उनको उस मामले से बाहर निकाल दिया गया, और वो सरकारी गवाह बन गए। यानी एक व्यक्ति जो सरकारी गवाह बन जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड बड़े पैमाने पर खरीद के भेंट करता है, दान देता है इलेक्टोरल बॉन्ड का। अब ये मनी ट्रेल नहीं है क्या? तो ज्यादा बड़ी मनी ट्रेल। और ये मनी ट्रेल चुनाव आयोग की वेबसाइट पे उपलब्ध है। इसके लिए ईडी को बहुत बड़ी तफ्तीश करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये मनी ट्रेल एसबीआई ने दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है, और चुनाव आयोग की वेबसाइट पे उपलब्ध है। अच्छा, अभी ये बताइए कि चोरी तो छोटा शब्द है, भारतीय जनता पार्टी ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, जो आपने उदाहरण दिया, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। रिलायंस ने किस तरह एक बैंक कंपनी ने करोड़ों रुपए दिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो डकैती डाली है। यानी ये चोर बदमाश जिनको पकड़ रहे हैं, ईडी पकड़ रही है, वो आते हैं, वो करोड़ों रुपए बॉन्ड में खरीद के देते हैं। ये तो सीधा सीधा भाजपा की डकैती है। और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला डायलॉग कहां चला जाएगा? देखिए, वो डायलॉग तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी खुद भी भूल चुकी है, जितना सब कुछ हो रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने एक और चैलेंज फेंका था ईडी के सामने। वो ये था कि आप अरविंद केजरीवाल से जो सवाल खानी करना चाहते हैं, तो पूछताछ करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन कीजिए। हाँ। और सारी पूछताछ को आप पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए, ताकि पब्लिक देखे कि आप किस तरह की पूछताछ करते हैं, पूछताछ करने वाले हैं। हाँ, वो पूछताछ कितनी वाहियात होती है, बेकार किस्म की पूछताछ होती है, वो सामने आ जाती। तो ये बिल्कुल, ये जो उन्होंने किया है, ठीक है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिया है, सत्ता है तो उनके पास है, केंद्रीय एजेंसियां उनके पास हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि राजनीतिक रूप से इसका भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान होने वाला है। और वो नुकसान केवल विधानसभा चुनाव में नहीं होगा, वो नुकसान लोकसभा चुनाव में भी होगा। अबे जी, संघ कहां चला गया? जो राजनीतिक शुचिता, ईमानदारी, भ्रष्टाचार, ये जो सपने दिखाते थे, बड़ी बड़ी आइडियल बातें करते थे, लंबा तिलक लगाते थे, धोती कुर्ता झकास पहन के आते थे, क्या उस संघ को अब ये बहती हुई भ्रष्टाचार की गंगा दिखाई नहीं दे रही है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नरेंद्र मोदी की ताबेदारी स्वीकार कर ली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नरेंद्र मोदी की ताबेदारी स्वीकार कर ली है। और जिस वक्त दत्तात्रेय होसबोले ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का बचाव किया, उसी वक्त ये चीज और भी ज्यादा स्पष्ट हो गई। और इस ताबेदारी स्वीकार करने का पहला जो लक्षण या पहला जो सबूत मिला था, वो मिला था 2019 की पूर्व संध्या पर, जब नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के सवाल पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दबाव मानने से इनकार कर दिया था, और पैर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वापस खींचना पड़ा, नरेंद्र मोदी ने अपना पैर नहीं खींचा। उसके बाद से नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से हावी हैं। जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसमें भी आप देख सकते हैं उसको पूरी तरीके से, कि वहां पे कौन हावी है, कौन नंबर 1 है। इस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंचालक नंबर 1 नहीं है, नंबर 1 नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय सरसंचालक साहब का नाम तो उसके नीचे आता है। मेरे ख्याल से उनकी हैसियत अमित शाह से भी नीचे। अरे बाप रे बाप, आपका कहना है मतलब यह कि सरसंचालक की हैसियत, मोहन भागवत की हैसियत अब अमित शाह से भी नीचे पहुंच गई है। अमित शाह से भी नीचे बात कह रहे हैं। और मैं इसलिए मैं महसूस कर रहा हूँ, कल मैं अमेठी गया, और अमेठी में मैं सामान ऐसी, मैं तो कहीं पे भी जाता हूँ, उतरता हूँ और लोगों से बात करना शुरू कर देता हूँ। तो मैं वहीं रोडवेज पे उतर गया। मैं कहा देखूं रोडवेज पे लोग मिलते हैं, बस स्टैंड पे था, तो मैं बात कर रहा था अभय जी, तो मुझे एक सज्जन मिले। संघ में शिविर होता है, प्रथम वर्ष शिविर, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष। तो जो तृतीय वर्ष के कहते हैं शायद उसको, जो कर आता है वो बड़ा
बहुत बड़ा आदमी माना जाता है, मतलब डॉक्टरेट माना जाता है। संघ उसको बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखता है कि 3 वर्ष का हमारा प्रशिक्षण करके आया है, मतलब ये पक्का जिंदगी भर कर्मठ रहेगा। वहां एक सज्जन मिले मुझे, मैंने उनसे पूछा कि कौन? स्मृति ईरानी या राहुल गांधी? बोले स्मृति ईरानी को हराना चाहिए। वो बोले मैं 3 साल का संघ का प्रशिक्षित ट्रेनिंग करके आया हूँ। मैं हैरान। तो बोले कि ये कोई वो थोड़ी ना, घमंड अहंकार। संघ हमें ये शिक्षा देता है कि हमें जहां मन हो हमारा वहां जाना चाहिए। इसका मतलब संघ के कार्यकर्ताओं में जो भाजपा के नेताओं के अंदर बेचैनी है अपने शीर्ष को लेकर, उनके अहंकार को लेकर, उनकी तानाशाही को लेकर, वो बात अब नीचे तक जा रही है। और अगर बात नीचे तक चली गई तो इसके तो खतरनाक मतलब भी हो सकते हैं। इस संघ ने एक बार इंदिरा गांधी को भी समर्थन कर दिया था। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये परिस्थिति देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को क्या लगता है, मैं बताऊं अंदर में उन्हें क्या लगता है। वो लोग नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते, पहली बात तो ये है। वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के भी खिलाफ थे। उन्होंने नितिन गडकरी को और राजनाथ सिंह जी को ये एजेंडा दिया था कि इनको नहीं बनना है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी बन गए। वो अलग, वो इतिहास की बात है, उसको मैं यहाँ नहीं दोहराऊंगा। वो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे स्थिति ऐसी कुछ बन गई है जिससे उन सबको लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी को गिराने से या उनके खिलाफ कुछ करने से सबको नुकसान होगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो सत्ता का लाभ प्राप्त हो रहा है, देखिए संघ को सत्ता का बहुत लाभ प्राप्त हुआ है पिछले 10 साल। हाँ, संघ के कार्यालय बन गए। जमाना था जब मैं संघ के विभिन्न संगठनों के दफ्तर में जाता था तो वहां बहुत ही सादा तरीके से लोग रहते थे। एक बिस्कुट खा लेते थे ग्लूकोज वाला, एक कप चाय पी लेते थे साधारण किस्म की, और बिल्कुल बहुत ही सादा जीवन था उनका। आज परिस्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। अबे जी, एक मिनट को मैं रोकूंगा आपको। मैंने संघ में काम किया है, तो घर छोड़ के वो उनके कार्यालय में रहा हूं, तो हमको सिखाया जाता था कि भाई एक टाइम का भोजन किसी के घर पे जाके करना है। इतने पैसे संघ नहीं देता था अपने प्रचारकों को कि वो खुद बनाए। घर पे जाकर ये टूटी सी राजदूत मोटरसाइकिल होती थी, बेचारों के पास कुर्ते पजामे भी 3-4 जोड़े दिए जाते थे। अब तो मैं देखता हूं कि संघ के प्रचारकों के गले में सोने की चैन होती है। संघ के विभाग संगठन मंत्री होते हैं जो, वो करोड़ों अरबों की डील करते हैं। उत्तर प्रदेश में लड़ाई हो गई थी सुनील बंसल की और योगी आदित्यनाथ की। सुनील बंसल जी संघ से ही आए थे, रामलाल जी संघ से गए थे, लेकिन राम मोहन माधव कश्मीर में सतपाल मलिक ने खुलासा किया था कि अंबानी की 300 करोड़ की डील करने के लिए ये सुबह सुबह बिना मुंह धोए भाग के चले आए। तो वो संघ के ही प्रचारक थे। तो अब संघ तो 300 करोड़ की डील करने लगा है। ये बात आप ठीक कह रहे हैं। तो क्या यही कारण है? देखिए, मतलब एक उनका संस्कार भारती एक संगठन है। तो मैं संस्कार भारती के दफ्तर में उस जमाने में एक बार गया था किसी से मिलने के लिए। एक सज्जन मुझे ले गए थे मिलाने के लिए। तो मैंने देखा कि वो बहुत मामूली सा दफ्तर था, जिसमें बस कई बार कामकाजी किस्म की सुविधाएं थी। लेकिन अब तो आईटीओ पे संस्कार भारती का बहुत शानदार दफ्तर है, जिसके अंदर सब कुछ है, मतलब जो है बिल्कुल अत्याधुनिक। तो संघ के अंदर बड़े पैमाने पर पूंजी का प्रवाह उनके संगठन में हुआ है। उन्होंने अपना बहुत सब कुछ बदला है और बिल्कुल उन्हें पता लग गया है कि सत्ता का सुख क्या होता है। इसीलिए सब लोग नरेंद्र मोदी की तरफ टकटकी मान के देखते रहते हैं कि कब वहां से सत्ता के लाभ गिरेंगे। ये स्थिति है। तो अब संघ वैसा संघ नहीं रह गया है। अब भारतीय जनता पार्टी ही संघ का सबसे प्रमुख संगठन हो गया है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलाती है, वो नियंत्रित करती है, और उसके नेता नरेंद्र मोदी की मुट्ठी में। ये जो नीचे के स्तर तक जो संघ के कार्यकर्ता हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो जो देखते हैं कि हमारे शीर्ष पे एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जो अब सारे कांग्रेसियों, बल्कि आज की डिबेट में गुजरात से राजेश ठाकर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो बता रहे थे गुजरात में वहां पर्चे लगा रहे हैं बीजेपी के संघ के लोग कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 33% आरक्षण तो रिजर्व कर दो, क्योंकि सब कांग्रेस ही आके भाजपा के मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, सारे कांग्रेस ही आके नेता बन जा रहे हैं। तो भाजपा संघ के लोग मांग रहे हैं कि 33% रिजर्वेशन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कर दिया जाए पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस के ही लोग आके कहीं मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उनको उत्तर पूर्व दिखता है ना। उत्तर पूर्व में जितने भी सत्ता के पद है सारे के सारे कांग्रेस से आए लोगों के पास हैं। अगर वही थीसिस उत्तर पूर्व के इधर लागू होनी शुरू हुई तो फिर भाजपा के लोगों के लिए क्या बचेगा? जो संघ से भाजपा में गए हैं उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए वो 33% आरक्षण की बात हो रही होगी। डर है ना। वो तो उनको देखता है ना कि असम के मुख्यमंत्री के लिए पहले बीजेपी भ्रष्टाचार की किताब जारी करती थी, अब आ गए भाजपा में तो मुख्यमंत्री बन गए। अब इतनी ज्ञान की बातें करते हैं। महाराष्ट्र में वो देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस बेचारे सपने ताकते रह गए और भ्रष्टाचार 70,000 करोड़ का भाई छगन भुजबल के खिलाफ बताते वो क्या कहते हैं कि फाइल खो गई है।
फाइल खो गई है। हाँ, फाइल खो गई है। अजित पवार और इन लोगों के खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी वाले एक बैलगाड़ी में दस्तावेज भर के ले गए थे उनके खिलाफ। हाँ, हाँ। अब आज स्थिति है कि उनके यहाँ वो खजाना मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं। जी। कभी सोचा था आपने कि अभय जी, सोचा था 2014 में जब आए थे प्रधानमंत्री जी, संसद की चौखट चूम रहे थे कि ये मेरा मंदिर है, मैं ये सारे अपराधियों को खत्म कर दूंगा, फास्ट टैग बनवा दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बहनों भाइयों। कभी आपने सोचा था कि ये इसी सरकार में ऐसे भ्रष्टाचारियों का दानव बन जाएगी ये सरकार, कि इतना इतिहास में मुझे याद नहीं आता, तमाम बड़ी चीजें आई हैं, बोफोर्स आया, राफेल आया, यानी क्या क्या चीजें आई हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जो सच्चाई निकल के आई है वो तो खौफनाक है, डराने वाली है। मतलब जो लोग बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, उनको ईडी, इनकम टैक्स से नोटिस दिलवा रहे हैं, फिर वसूली हो रही है। ये तो दाऊद का सेकंड रूप है, दाऊद इब्राहिम की तरह गैंग चला रहा है। और जो भाजपा तर्क दे रही है वो तर्क कितने ढीले ढाले किस्म के तर्क हैं। भाजपा तर्क दे रही है हमको तो केवल 37% मिला है, 67 समथिंग परसेंट तो विपक्ष को मिला है। तो इस प्रकार के तर्क दे रही है भाजपा, उन्हें कहने के लिए उन्हें कुछ चाहिए। जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा मामला है कि आपने जो रुपया पहले बोरों में भर के आता था, सत्ताधारियों को बोरों में भर के मिलता था, उस रुपए का आपने बैंक के जरिए आप और चेक के जरिए उस रुपए का उन्होंने लेना शुरू कर दिया। यानी आपने भ्रष्टाचार को एक संस्थागत रूप दे दिया और एक कानूनी जामा उसको भ्रष्टाचार को पहना दिया। और संघ इसका बचाव कर रहा है, संघ जो है इसका बचाव कर रहा है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आप बताइए, हमारा ये जो हमने प्रणाली बनाई थी पिछली प्रणाली से बेहतर थी। यानी अगर हत्या को कानूनी ठहरा दिया जाए तो हत्या नहीं रह जाएगी। तो ये जो स्थिति है उसने पूरी तरीके से इन लोगों की पोल खोल के रख दी है। ये इनके ऊपर चिपकने वाला इतना बड़ा भ्रष्टाचार है जिसका ये जवाब नहीं दे पाएंगे कभी भी। और देखिए, इस तरह के बड़े बड़े मामले होते हैं, इनके फौरी नुकसान भी होते हैं और इनके दूरगामी नुकसान भी होते हैं। अबे जी, जो आदमी पाप करता है उसकी आत्मा पे भी उसका चिन्ह पड़ जाता है। वो चिन्ह शुरू में भले ना दिखाई पड़े, लेकिन देर में वो जरूर दिखाई पड़ता है। अबे जी, याद है आपको गाना आया था, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, वो आएगा, राम हंस चुगेगा दाना, कौआ मोती खाएगा। क्या आपको नहीं लग रहा है वो दौर आ गया है कि कौआ मोती खा रहा है, कौआ मोती खा रहा है? लेकिन क्या 2024 में इस कौए की शक्ल दिखाई देगी जनता को, यूथ को, नौजवानों को, कि देश हो क्या मुझे लगता है कि अभी आज एक मिंट अखबार ने मेरा एक इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा था कि would you tell us that whether this election is going to be a done deal? तो मैंने कहा नहीं, ये डन डील नहीं है। ये इस इलेक्शन में ऐसी स्थिति नहीं है कि इलेक्शन का नतीजा पहले से घोषित किया जा सके। देखिए, परिस्थिति धीरे धीरे बदल रही है और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मसले ने, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मसले ने, इन तमाम मसलों ने स्थिति में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ ला दिया है। जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो सर्वे आया है सी वोटर का, वो सर्वे आंखें खोल देने वाला है। ये सर्वे त्वरित सर्वे होते हैं, उनके ऊपर 100% विश्वास तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे एक धारा पता लगती है, एक संकेत मिलता है, और इसमें बहुत मजबूत संकेत, बहुत धारा निकल के आई है कि किस तरीके से ये दांव पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उल्टा पड़ने वाला है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत मजा आया आज की बातचीत में। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये थे अभय दुबे जी। आपने सुना राजनीति की कितनी विस्तार से चर्चा करी। मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। अपनी राय जरूर बताइएगा, हमें अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।